की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी है। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object. The object is displaced कितना मीटर हुआ, 2 मीटर in the direction of the force. तो यहाँ पर आपको वर्क डन बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन निकालने के लिए हमें जो फोर्स है और जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उन दोनों को जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा जो वर्क डन है वो निकल जाता है। जैसे ये जो है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा और ये डिस्प्लेस्ड हुआ 2 मीटर। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर करेंगे तो हमें जो है हमारा वर्क डन कितना हुआ वो मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर? वर्क डन होगा हमारा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मीटर भी हो सकता है। जैसे हम वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर भी लिखते हैं इसे। और इसके साथ साथ जो आपको पता होगा वर्क के लिए हम जूल भी यूज करते हैं, तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं हम, जूल भी लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर न्यूटन मीटर और जूल दोनों लेके चल रहे हैं, आगे हम जूल यूज करने वाले हैं इसकी जगह। तो वर्क डन कितना हुआ? 10 जूल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। अब आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सेम क्वेश्चन है, 7 न्यूटन जो है इसमें फोर्स है और डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट 8 मीटर। तो अब आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन निकालने के लिए अभी पता है आपको कैसे निकालते हैं वर्क डन। हम जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस होता है, तो F इंटू एस जो है हमारा वर्क डन निकल जाएगा हमारा। तो वर्क डन अगर निकालना है हमें तो F इंटू एस करना होगा। तो F इंटू एस करेंगे तो 7 इंटू 8 करेंगे, फोर्स है हमारा 7 न्यूटन इंटू हमारा डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट वो 8 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 इंटू 8 56 जूल, या फिर न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो 56 हमारा आंसर होगा इसका, 56 न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो ये देख लेते हैं वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। तो यही जो है हमारा 7 इंटू 8 हो जाएगा, जो कि हमारा 56 जूल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो है वर्क इज डन, हम कब कहें कि कार्य जो है हो रहा है, कार्य हो गया है। वर्क इज डन कब कहा जाए कि काम जो है हो गया है? तो कब कहा जाए? देखिए अभी हम जो है पीछे 2 क्वेश्चन करके आए, जिसमें आपने जो है 2 चीज के बारे में पढ़ा। इसमें आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा, यानी फोर्स के बारे में। हमने जो है फोर्स के बारे में जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है। तो जब कार्य कब होगा? जब किसी चीज पे फोर्स लगाया जाएगा और साथ ही साथ वो डिस्प्लेस होगा तो ही कार्य होगा। ये 2 ही जो है पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कभी भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्क डन कब माना जाएगी वर्क डन हुआ है, तो उसमें जो है एक फोर्स लगे और साथ ही साथ वो डिस्प्लेस हो, जो भी ऑब्जेक्ट है। तो फोर्स लगे और डिस्प्लेस हो, तो आपको ये 2 जो है स्टेटमेंट याद रखनी है। ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो एक फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये जो है वर्क डन हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कभी भी जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें जो है आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, उसमें आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो है वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये 2 स्टेटमेंट याद रखनी है कि फोर्स लगाया गया है उस ऑब्जेक्ट पर और साथ ही साथ वो डिस्प्लेस हो ऑब्जेक्ट। 2 जो है पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, तो आप बता सकते हैं उस क्वेश्चन में कि
उसमें जो है वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन। अब जो है आपको एक्सप्रेस करना है कि वर्क डन कि जब उस पर फोर्स लगा हो एक ऑब्जेक्ट पर और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको आपको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन करके आए जिसमें हमने जो है फॉर्मूला पुट किया, जिसमें वर्क डन बराबर होता है न्यूटन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस इसे लिखते हैं। वर्क डन बराबर क्या हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यही जो है इसका जो है एक्सप्रेशन होगा कि वर्क डन कब होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कब होगा, ये इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर में आए कि आप जो है एक्सप्रेस करें कि वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक मार्क्स में पूछा भी जा सकता है और आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, आप वहां पर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क, अभी हमने जाना था कि वर्क डन, जो वर्क डन होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने जाना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो उसके बाद हमने ये भी जाना कि फोर्स को जो है, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो यानी आप न्यूटन मीटर लिख रहे थे, और साथ ही साथ आपको पता है कि उसको जो है वर्क के लिए हम जूल भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के लिए पूछा था डिफाइन 1 जूल। अब 1 जूल कब होगा, 1 जूल तब होगा जब 1 जो है न्यूटन होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 जूल। ठीक है जी। तो जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, 1 मीटर जो है डिस्प्लेस होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। तो वो 1 जूल होगा। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो 1 जूल क्या है, अमाउंट है जो वर्क डन हुआ है ऑन ऑब्जेक्ट पर। कब होगा, जब फोर्स हो 1 न्यूटन और डिस्प्लेस भी जो हो ऑब्जेक्ट वो 1 मीटर हो along the line of the action of the force। तो यही हुआ, 1 न्यूटन का फोर्स लगे, 1 मीटर डिस्प्लेस हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे ही हम वर्क डन कहेंगे 1 जूल। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स exerts a force of 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। आपने जो है गांव में देखा होगा, ये बैल हैं जो, अब तो ट्रैक्टर भी यूज किए जाते हैं, पहले इस तरीके से यूज किए जाते थे, अभी भी कुछ जो एरियाज हैं वहां पे यूज होते हैं। तो ये प्लग का यूज किया जाता है प्लग करने के लिए फील्ड को। तो उसमें जो है अब आपके साइंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो फोर्स लग रहा है इनसे वो 140 न्यूटन है, और जो प्लग किया गया एरिया वो 15 मीटर है। तो 140 न्यूटन जो है फोर्स है, और 15 मीटर जो है आपका डिस्प्लेस या फिर जो है एरिया जो प्लग किया गया वो दिया गया है। अब आपसे वर्क डन पूछा है कि वर्क डन कितना किया गया, वही पूछा है। तो हम जो है वर्क डन का फॉर्मूला जान चुके हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी हमें गिवन है 140 न्यूटन, और हमें जो है डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, डिस्प्लेस कितना हुआ है 15 मीटर। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन इंटू हमें करना है 15 मीटर, तो कितना होगा
ये हमारा न्यूटन 2100 न्यूटन मीटर या जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जो है हमने बताया कि वर्क डन कितना होगा, 140 न्यूटन जो फोर्स है उसकी मल्टीप्लाई हम 15 मीटर में करेंगे तो 2100 न्यूटन मीटर या फिर जूल जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्लियर है आपको? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यही पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो है इज एनर्जी possessed by an object due to its motion। जब भी जो है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है उसी के साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी जो है आती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है जिस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाती है। जैसे कार है, अगर कार जो है स्लो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पहले 30 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे हमने जो है उसकी स्पीड बढ़ाई, अब जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो काइनेटिक जो एनर्जी होगी कार की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ जाती है ऑब्जेक्ट की, उसी के साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? possessed by an object due to its motion, उसके मोशन में आने की वजह से जो है ये जो है आती है, possessed होती है काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी होती जो है क्रिएट होती है। और जिस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, उसी के साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी किसी भी जो ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से, और उसकी स्पीड जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी अभी जो हमने जानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से होती है, और साथ साथ जो है अगर उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए मांगा है उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, और यहाँ पर हम के लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे हाफ mv स्क्वायर से। याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर इनको जान लेते हैं साथ साथ। काइनेटिक एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, m से जो है मास है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम v यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए v यूज हो रहा है, m जो है मास के लिए यूज हो रहा है। तो यही जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आगे यूज होगा, क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स होंगे आपके, उनमें आपको यूज करना होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, एक्सप्रेस किया उसे। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, मास नहीं गिवन है हमें, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो काइनेटिक एनर्जी टोटल रही वो 25 जूल है। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ा दी जाए, डबल की जाए, और यहाँ पर जो है 3 टाइम्स की जाए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं सॉरी वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स और डबल की जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका जो मास है वो निकालेंगे। मास कैसे निकालेंगे? अभी हमने जाना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हमें जो है काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 25 जूल,
हमें मास गिवन नहीं है तो मास को हम एम ही छोड़ देंगे। हमें वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 25 जूल इक्वल्स टू हाफ एम 25 हो गया वो। अब जो है मास क्या होगा, 25 इंटू 2 अपॉन 25, तो हमारा जो है मास हो जाएगा 2 kg। 2 kg मास। हमने मास निकाला क्यों है, हम मास इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम जो है आगे वेलोसिटी जो है बढ़ाकर हम चेक कर पाए कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या जो है चेंजेस आने वाले हैं। तो आइए अब चेक करते हैं। ये मास निकाल लिया हमने, अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे मास निकाल के चेक करके बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जो जूल में दी हुई थी हमारी काइनेटिक एनर्जी 25। हाफ मास हमें गिवन नहीं था, वेलोसिटी गिवन थी, उसका स्क्वायर किया, हम उधर लेकर गए तो हमारा जो है आ गया आंसर 2 किलोग्राम। अब जब जो है वेलोसिटी डबल की जाए, अगर वेलोसिटी डबल की जाए तो फिर दोबारा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर अब मास जो है हमारे पास है 2 किलोग्राम। वेलोसिटी पहले गिवन थी हमें 5 मीटर पर सेकेंड, अब जो है हमें डबल करनी है तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो 10 का स्क्वायर हो गया, तो 2 से 2 कट हो गया। अभी हमारे पास 100 आ गई, 100 जूल। तो अब आप देख रहे होंगे पहले जो है हमारी जो दी गई थी काइनेटिक एनर्जी वो 25 जूल थी, अब 100 हो गई, यानी कि इसका 4 टाइम्स हो गई। तो क्या चेंज आ रहा है, अगर हम इसकी वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम्स हो गई। अब इसके साथ जो है हम आगे जो है उसने बोला था ट्रिपल, अब हम ट्रिपल भी कर लेते हैं। मास 2 किलोग्राम, वेलोसिटी अब हमें ट्रिपल करनी होगी तो 5 का ट्रिपल हो जाएगा 15 इंटू 15, ये 2 कट हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल। तो ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी निकाली आपने। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है गिवन थी हमें 25 जूल, हमें वेलोसिटी गिवन थी, हमें मास गिवन नहीं था, तो हमने पहले मास निकालेंगे इसमें। तो मास निकाला हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, हाफ एम वी स्क्वायर से। अब उसके बाद उसने बोला कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी डबल हो जाए तो यानी कि 10 हो गई वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो उससे जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी 100 जूल आ गई। फिर उसने बोला अगर ये 3 टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी, तो 3 टाइम्स करने के बाद भी हमने जो है यहाँ पे निकाला 225 जूल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन करा लिए, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, पावर जो है क्या होती है ये बताना है आपको। पावर क्या होती है, पावर है, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी कार्य किया जा रहा है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क। और जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। याद रखेंगे पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, और 1 वॉट इक्वल्स टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ये जे और एस से याद रखेंगे, ये जे किस लिए यूज किया गया है, डब्ल्यू किस लिए, डब्ल्यू यहाँ पे पहले ही बताया गया है, डब्ल्यू वॉट के लिए यूज किया गया है, जे जूल के लिए यूज किया गया है, और एस सेकेंड के लिए। देखिए अगर आपको कभी कभी हमें क्लियर नहीं होती कुछ चीजें और हम पूछते भी नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछें अपने टीचर से, और यहाँ पर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछें साथ के साथ कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको क्लियर रहें चीजें। आप जो है जे और एस को ऐसे ही याद ना करें, आपको पता हो कि जे से जूल और एस से सेकेंड, जूल पर सेकेंड है, 1 वॉट इक्वल्स टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो पावर जो है डिफाइन की जाती है रेट ऑफ डूइंग वर्क से, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, और 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड।
अब देखिए वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से दूसरी तरीके से पूछा गया है। 1 वॉट ऑफ पावर, उसको डिफाइन करें। अभी हमने जाना पावर की जो एसआई यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, वॉट होती है। और 1 वॉट जो है क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। तो आपको यही जो है डिफाइन करना था कि 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। तो जो पावर है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसकी एसआई यूनिट है वॉट, और 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। याद रखेंगे आप, जो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ये आपके जो एमसीक्यू हैं स्टार्टिंग में, जो साइंस में एमसीक्यू आते हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। छोटी छोटी चीजें ही जो है आपको उन एमसीक्यू में दिखाई देंगी, तो इन्हें जो है आप साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। देखिए वही है, 1 वॉट ऑफ पावर क्या होती है, 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है एक लैंप है जो कंज्यूम करता है 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड में, तो आपको पावर बतानी है। अब पावर का आपको फॉर्मूला पता है, तो पावर क्या होती है, जूल पर सेकेंड, पावर जूल पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे कितना जूल दिया हुआ है, 1000 जूल दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम सेकंड में ही दिया गिवन है। अगर यहाँ पे मिनट में गिवन होता तो आप मिनट्स को जो है पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आपका जो है 0 से 0 कट हो गया और आपका आ जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। अब जो है आपको क्लियर हो कि पावर किस तरीके से निकालेंगे। पावर निकालने के लिए हमारे पास जूल पर सेकेंड जो फॉर्मूला था उसी में हम पुट करेंगे। बहुत इजी से गिवन था कि जूल दिया हुआ है हमें, और जो टाइम था वो भी सेकंड में गिवन है, तो उससे जो है हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ये जो आपका जूल पर सेकंड हम जो लिख रहे हैं, ये वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या है, वर्क डन को हम जूल में लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड में लिख रहे हैं। तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना था, 1000 जूल था, और टाइम 10 सेकेंड। जब हमारा जो आंसर आया है वर्क डन अपॉन टाइम 100 आ गया, 100 जूल पर सेकेंड। और इसी को ही हम पावर को, क्योंकि हम पावर की यूनिट होती है वॉट, तो ये 100 वॉट हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो है पावर, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना था 1000 जूल था, टाइम कितना था 10 सेकेंड था, तो हमारा जो है 100 वॉट जो है पावर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज पावर निकालनी है। देखिए आपने मैथ्स में भी किया होगा क्वेश्चन कि हमें जो है कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 3, ये 5 जो है नंबर्स हैं। अगर हमें इनका एवरेज निकालना होगा तो हम सम करेंगे। सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यही करते हैं। तो सम क्या होगा, 2 और 3 5, 5 5 10, और 7 3 10, तो 20 हो गया। अपॉन में नंबर्स कितने हो, 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 4। तो मैथ्स में हम इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज पावर भी क्या होगा, अब एवरेज पावर भी इसी तरीके से होगा। इसमें हम जो है टोटल जो काम होगा, टोटल जो वर्क डन होगा उसको, और टोटल टाइम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है एवरेज पावर आ जाएगा। एवरेज पावर कैसे आएगा, एवरेज पावर हम जो है डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम। तो टोटल एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं टोटल वर्क
उसको डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल टाइम, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालने के लिए हम जो है टोटल एनर्जी या टोटल वर्क जो है उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो हमारा जो है एवरेज पावर निकल जाएगा। जिस तरीके से हम मैथ्स में करते हैं एवरेज निकालने के लिए, वही यहां पर करेंगे। अब जो है मैं आपसे जो बात कर रहा था, कुछ जो है आपके सामने स्टेटमेंट आएंगी जिसमें आपको बताना होगा कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही यहाँ पर उसी तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको बताना है वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट याद करने के लिए कहे थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो 2 पॉइंट थे क्या। तो 2 पॉइंट क्या थे, अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं आपको। 2 पॉइंट ये थे, अ फोर्स जो है एक्ट ऑन बॉडी। तो एक जो है पहला पॉइंट था कि सबसे पहले फोर्स जो है लगना चाहिए किसी जो ऑब्जेक्ट या बॉडी पर, और दूसरा देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो और उसमें साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट भी दिखना चाहिए, वो डिस्प्लेस होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो 2 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं। सुमा जो है स्विमिंग कर रही हैं इन ए पॉन्ड। स्विमिंग करने में जो है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम अपने हाथ जो है उससे पानी को पीछे फेंकते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है। तो ये बात तो सही है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इसमें जो है हम फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स वाला तो क्लियर हो गया जी। अब जो है डिस्प्लेस हो रहा है क्या, जब आप पानी को फोर्स लगा के पीछे खींच रहे हैं तो आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो यानी कि आप डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, आप जो है डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, तो डिस्प्लेस भी हो रहे हैं यानी कि दोनों जो है पॉइंट्स हमें हमारे सेटिस्फाइड हैं। तो स्विमिंग करते हुए जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वर्क जो है डन हुआ है। तो जी वर्क डन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, स्विमिंग करते हुए वर्क डन हुआ है। डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। जब एक जो डोंकी है वो अपने जो है बैक पे उसने जो है कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो जो है फोर्स, वो आगे चल रहा है, फोर्स तो लग रहा है, पर जो उसके ऊपर लोड रखा हुआ है क्या वो जो है डिस्प्लेस हो रहा है, वो तो उसके जो है बैक पे ही रखा हुआ है, तो वो तो जो है कहीं मूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वर्क डन नहीं होगा। थर्ड में चलते हैं भाई। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो विंड मिल जो है वाटर को जो है वेल से यानी कि कुएं से बाहर निकाल रही है, तो पानी जो है नीचे था उसे ऊपर लाया गया, वर्टिकली जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेस तो हुआ है, और दूसरा जो है फोर्स भी लग रहा है, तो साथ के साथ दोनों चीजें जो है हमारी सेटिस्फाइड हैं, ये भी क्लियर हो गया। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते हुए जो है प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो वहीं पर रहती हैं, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेस कहीं नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जब इंजन जो है फोर्स लगा रहा है, अब जो उसके जो ट्रेन में जो साथ के साथ जितनी भी ट्रेन है वो साथ आगे मूव भी कर रही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो यानी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब फूड ग्रेन्स हैं वो जो है सनलाइट में रखे हैं आपने रूफ पर, तो वो जो है मूव तो नहीं हो रहे, डिस्प्लेस तो नहीं हो रहे, तो यानी कि यहाँ पर जो है कोई वर्क नहीं हो रहा है। अ सेल बोल्ट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी लग रही है, फोर्स लग रहा है, और जो सेल बोट है वो भी मूव हो रही है, यानी कि यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो ये जो है आपकी कुछ स्टेटमेंट थी जिसमें आपको बताना था कि यहाँ पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि फोर्स और वो चीज डिस्प्लेस हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्हीं को क्लियर किया हुआ है। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि सोमा जो है स्विम कर रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और वो जो है पुश कर रही थी वाटर को, तो फोर्स भी लगा रही थी, तो यहाँ पर जो है उसी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यानी कि वर्क डन जो है सीमा कर रही है। सोमा सीमा था यहाँ पे नाम। अब उसी तरीके से जो है एक डोंकी जो लोड रखा हुआ था अपने बैक पर, तो फोर्स जो लग रहा है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से जो है हमें
यहाँ पर वर्क डन इज 0। विंडमिल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से लिफ्ट कर रही है वाटर ऊपर, तो यहाँ पर जो है लिफ्ट जो वाटर ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वहां पर भी जो है वर्क हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अब नेक्स्ट केस था लीव्स में, जहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इंजन अप्लाइज पुल द ट्रेन, पुल कर रहे हैं ट्रेन को, तो मूव हो रही है डायरेक्शन में फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। फूड ग्रेन्स डू नॉट मूव, फूड ग्रेन्स कहीं भी मूव होके कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यानी कि वर्क डन नहीं हो रहा है, 0 वर्क डन है। विंड एनर्जी की वजह से जो है जो सेल बोट है वो पुश हो रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यानी कि वर्क डन भी हो रहा है। ये आपके कुछ जो है स्टेटमेंट दी गई थी जिनका जो है हमें आंसर निकालना था कि वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हमें 2 पॉइंट्स के बेसिस पे कि फोर्स लग रहा है उसमें और साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब आप बता सकते हैं, कोई भी आपको जो है स्टेटमेंट दी हो, आप बता सकते हैं कि वहां पर वर्क डन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, तो यहां पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस जगह से पॉइंट ए से इस तरीके से फेंका गया और यहां पर आकर गिर गया। तो ये जमीन है, ग्राउंड है, तो ये पाथ दिखा दिया है ऑब्जेक्ट का किस तरीके से जो है गया है, तो कर्व्ड पाथ बनाया इसने और जो है वापस जो है ग्राउंड पे आकर गिर गया। इनिशियल जो और उसका फाइनल पॉइंट्स हैं वो जो है सेम हॉरिजॉन्टल पे है। ये जो है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं पता, तो ये जो है इस तरीके से जो लाइन होगी ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा आप जो है क्लियर रखें। वर्टिकल देखिए वी से वर्टिकल, और जो स्टैंडिंग लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल जो कि लेटी हुई लाइन है, ये आप क्लियर रखें अपने माइंड में, क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है। तो ये जो है सेम हॉरिजॉन्टल पाथ पर लाइन पर ही वापस आकर गिर गया। तो अब आपको बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अब जो है यहाँ पर वर्क डन होगा या नहीं होगा, यही आपको क्लियर करना है। तो वर्क डन होगा या नहीं होगा बताइए। देखिए वर्क डन जो है ये आपको पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, तो यहां पर जो है अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसको चेक करके निकाला जाता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर गया है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, पर अगर ये जो है ऑब्जेक्ट इसी सेम लाइन पे रह गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पर जो है सेम ही पाथ पे रह गया, तो यहाँ पर जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी हाइट अचीव नहीं की गई। तो यहाँ पर यही हुआ हमारे क्वेश्चन में, क्या हो रहा है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो यानी कि कोई भी वर्टिकली जो है इसमें चेंज नहीं आया है। लास्ट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 है, यानी कि कोई भी हाइट अचीव नहीं की, तो यानी कि वो जो हाइट होगी वो 0 हो गई। अब आपको पता होगा कि वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है वो mgh है, mgh है, जिसमें मास हमें गिवन है, मास जो है m हो जाएगा, g ग्रेविटेशन हो गया हमारा, और h मतलब हाइट। और हाइट हमारी अगर 0 हो गई तो आपको पता होगा ये जो है m इंटू जी इंटू एच है। अगर यहाँ पर एक 0 हो जाता है तो सब 0 हो गया, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 जूल। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो वर्क डन है नहीं होगा। अगर जो है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग और इनिशियल फाइनल जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है और उसमें पूछा गया है कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है नहीं हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज 0। तो ग्रेविटी के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वर्क डन बाय
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से पूछा है, तो ग्रेविटी के बेस पे यहाँ पर जो है हाइट जो है अचीव होनी थी, हाइट में चेंज आना था, यानी कि वर्टिकली उसमें डिस्प्लेसमेंट होना था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन 0 हो गई। अब आपको दिया हुआ है एक बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी है जो एक बल्ब को जलाने में हेल्प करती है। बैटरी इस तरीके के सेल आते थे पहले, रेडियो के अंदर लगते थे, अभी भी मतलब कुछ जो है सेल मिल जाएंगे आपको। ये बैटरी है एक। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब इसमें पूछा है कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी जो है आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है। अब केमिकल एनर्जी जो है, उसके बाद जो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई, वो हो गई अब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि बल्ब जलने लगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसमें चेंज हो रही है, ये जो है जो आपका ये बल्ब है, इसमें जो ये टंगस्टन का वायर है, टंगस्टन का वायर होता है, वो हीट होता है, तो यानी कि पहले वो हीट होगा, तो फिर ये हीट एनर्जी में चेंज होगी। अब हीट एनर्जी के बाद जो है, जब वो हीट हो जाता है बहुत तेजी से, तो उसके बाद वो ग्लो करने लगता है, तो वो किस में हो जाएगा चेंज, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये जो है आपको यही पूछा था, बैटरी लाइट से बल्ब। जब एक बैटरी जो है एक बल्ब को जो है लाइट करती है, तो उसमें एनर्जी जो चेंज हो रही है सारी वही बतानी थी। तो सबसे पहले इसमें केमिकल एनर्जी होती है, फिर ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, और लास्ट में जो फिलामेंट ग्लो करने लगेगा या लाइट होने लगेगा, तो लाइट एनर्जी में चेंज होगी। तो ये जो है सारी जो है प्रोसेस है, यहाँ पर भी क्लियर किया हुआ है आपको। जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, जो कि चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फ्लो करने के बाद फिलामेंट को जो है ऑफ द बल्ब जो है सबसे पहले वो हीट एनर्जी में चेंज होगा, और उसके बाद लाइट एनर्जी में चेंज होगा। तो ये जो है आपको पता चल गया होगा किस तरीके से एनर्जी जो है चेंज हो रही है। और आपने जो है पढ़ा भी होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं केमिकल एनर्जी जो है आगे किस तरीके से चेंज होती गई। तो कहीं भी जो है हमारी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको वर्क डन निकालना है। तो अब जो है आपको इसमें मास भी दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, और वेलोसिटी अब आपको जो है यहाँ पर दो दिखाई दे रही है। वेलोसिटी पहले जो है 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी होती थी, इसलिए हम हाफ mv² यूज करते थे। अब जो है ये फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, तो अब जो है यहाँ पर हमारा जो मास है वो 20 किलोग्राम है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी करेंगे। अब हमें जो इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी, इसे जो है हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब जो है इनिशियल वेलोसिटी को हम u से मार्क करेंगे और फाइनल को v से। तो यहाँ पर जो है u जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, v जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है। अब किस तरीके से करें, देखिए फॉर्मूला तो वही होता है, जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, अब जो है हम यहाँ पर हाफ और m कॉमन ले लें, हाफ और m कॉमन ले लिया हमने, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हाफ m 1/20 हो गया हमारा, 20 किलोग्राम जो है हमारा जो है
मास गिवन था 20 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी 2 हो गई, 5 हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव हमारा इसमें वर्क डन आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है जिससे वो स्लो होता जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव एक तरीके से फोर्स लग रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन हमने इंडिकेट किया है कि वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और बाद में रुक जाएगी बॉडी। स्लो करने के लिए बॉडी को जो है वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u यूज कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज कर रहे हैं। वर्क डन निकालने के लिए हाफ mv², वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पर यहाँ पे हाफ m को हम कॉमन ले लेंगे, वेलोसिटी दोनों को माइनस करके हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। अब जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मास ऑफ 10 किलोग्राम ए पॉइंट पर है, टेबल पर कोई टेबल है जिसमें जो है, ठीक है जी, ये टेबल है, एक पॉइंट पे जो है ए जो है एक पॉइंट है जिसपे 10 किलोग्राम का जो है एक मास रखा हुआ है। इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी, तो दूसरे जो है ये यहां से मूव हुआ बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली, तो ये यहां पर मूव होकर यहां पर पहुंच गया जी। अब ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हुआ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने पहले जाना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है mgh। बिल्कुल सही। पहले भी हमने जाना था कि अगर जो है हॉरिजॉन्टली कोई जो है चीज मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो इसमें हाइट कोई अचीव नहीं होने वाली, हाइट तो कहीं नहीं गई, सेम ही, क्योंकि सेम प्लेन पर है। तो अगर हाइट अचीव नहीं होगी तो जो है हाइट जीरो हो जाएगी। अगर हाइट जो है जीरो हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, अगर हाइट जीरो हो गई यहाँ पर तो हमारा जो वर्क डन होगा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो एक बार और समझाता हूँ। इन्होंने बोला एक टेबल है, टेबल पे कोई जो है मास रखा है 10 किलोग्राम का, वो मूव हुआ सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए पॉइंट से, ये यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर बी पर जो है ये जो है मूव हुआ और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। अब इन्होंने पूछा कि आपसे पूछा वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछा कि इस पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन किया गया। उसमें जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। mgh में मास है, ग्रेविटेशन है और हाइट है। हाइट यहाँ पर कोई भी अचीव नहीं हो रही, जीरो हो गई, तो अगर हाइट जीरो हो गई तो हमारा जो है पूरा जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। यही जो है इन वाले क्वेश्चन में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क डन के लिए mgh यूज कर रहे हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट जो है यहाँ पर जीरो हो गई, तो उसके जीरो होने की वजह से हमारा जो वर्क डन है वो भी जीरो जूल हो गया, यानी कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ इसमें। The potential energy of a freely falling object decreases progressively. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होती जा रही है प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? देखिए पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पर जो है एक टेबल है या ये जो है जमीन मान लीजिए, जो भी है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर नीचे आएगा तो इसकी स्पीड जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती हुई चली जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी। जब लास्ट पॉइंट पर आएगा ये, तो पोटेंशियल जब टच करेगा ये ग्राउंड को तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी पर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है बिल्कुल वॉयलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाईएस्ट थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। धीरे धीरे जब ये जो है जमीन पर आता गया ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली गई, और लास्ट में जो है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट थी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहीं भी डिनाई नहीं कर रहा है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं कर रहा है। डिनाई क्यों नहीं कर रहा है वो आपको पता है कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में हाई थी, काइनेटिक एनर्जी लो थी, पर धीरे धीरे जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती चली जाएगी या डिक्रीज होती चली जाएगी। When the body drops from height, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बॉडी है ड्रॉप की जाए हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट। अब जो डिक्रीज जो हो रही है पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर हो जाती है इंक्रीज जो हो रही है काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल हो जाती हैं। ड्यूरिंग, जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी जो होगी कंजर्व की जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं भी वायलेट नहीं होगा, यही इसमें बताया है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक जो है बाइसाइकिल आपने बहुत चलाई होंगी, ये साइकिल है। तो यहाँ पर जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है। जिस तरीके से पहले आपसे एक सेल और बैटरी से पूछा कि एक बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी जब जो है आप उसे चेंज करती है वायर के थ्रू, जो है बल्ब के अंदर जाती है, तो वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर जो फिलामेंट होता है उसका, वो जो है ग्लो करने के लिए हीट करता है, तो हीट एनर्जी में चेंज होगी, और उसके बाद जो है वो ग्लो करने लगता है तो लाइट एनर्जी में। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा है कि बाइसिकल जब कोई चलाता है या चला रहा है बच्चा, तो उसमें जो है कौन कौन सी एनर्जी आती है। देखिए, सबसे पहले इन पैरों का जो यूज किया जा रहा है यहाँ पर इन्हें चलाने के लिए, तो यहाँ पर मस्कुलर एनर्जी यूज की जा रही है। मस्कुलर एनर्जी। और आप जब इसे जो है साइकिल को चलाते हैं तो आपको जो है पसीना आने शुरू हो जाते हैं, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, यानी वो जो है एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में भी चेंज हो रही है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि मस्कुलर एनर्जी इसमें लग रही है, और साथ ही साथ ये जो है इसमें हीट एनर्जी में भी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले मस्कुलर एनर्जी लगी आपकी लेग्स के थ्रू, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई क्योंकि आपकी साइकिल जो है आगे चलने लगी। हीट एनर्जी आपके जो है स्वेटिंग या आपकी बॉडी हीट करने लगती है, तो हीट एनर्जी में भी चेंज हो रही है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व होती है एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो आपकी जो एनर्जी है वो टोटल जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, क्योंकि मस्कुलर एनर्जी में लगी, वो काइनेटिक एनर्जी में भी लगी और हीट एनर्जी में, तो टोटल जो है आपकी एनर्जी कंजर्व होती है इसमें। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है आपके, जब आप बाइसिकल जो है राइड करते हैं। अब क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जब आप एक ह्यूज रॉक को अगर आप पुश करें, अगर आप जो है एक वॉल को भी पुश करते हैं या फिर ह्यूज रॉक को पुश करते हैं, तो इसमें जो है वो ट्रांसफर होता है कि किसी एनर्जी का। क्योंकि अगर आप रॉक को पुश करें या वॉल को पुश करें तो वो तो मूव नहीं होती कभी भी, आपको जो है उसे पुश करते रह जाएंगे पर वो मूव कहीं नहीं होगी। पर इसमें पूछा कोई ट्रांसफर होता है कि एनर्जी का इसमें, और वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। अब जो है कोई वर्क तो हुआ नहीं, क्योंकि ना तो वो दीवार हिली, ना वो पहाड़ हिला, है ना वो रॉक चट्टान हिली, पर इसमें जो है एनर्जी जो आपकी स्पेंड हुई वो गई कहाँ चली गई वो एनर्जी। आपने पूरी एनर्जी लगाई, आपने पूरी आप जो है जितनी आप में जो है जान थी आपने पूरी लगाई, पर उसमें तो कोई मूवमेंट हुई नहीं, ना रॉक में मूवमेंट हुई, ना वॉल में मूवमेंट हुई, तो एनर्जी गई कहाँ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे कहाँ गई वो एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ गई, तो जब आप पुश करते हैं तो आपने देखा कि आप
जो है हीट मतलब बढ़ने लग जाती है आपकी बॉडी में और स्वेट आने लगेंगे। तो एनर्जी जो है आपकी जो कहाँ गई? व्हेन वी पुश ह्यूज रॉक देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है, बिकॉज नो ट्रांसफर ऑफ मस्कुलर एनर्जी। अब मस्कुलर एनर्जी जो आप लगा रहे हैं वो ट्रांसफर तो नहीं हो रही। जब आप बाइसिकल राइड कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में हम बाइसिकल राइड कर रहे थे, तो इसमें जो है हमारी जो मस्कुलर एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। पर यहाँ पर तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्कुलर एनर्जी आप लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो वो जो है चेंज कहीं नहीं आया हमारा, तो मस्कुलर एनर्जी कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो है जो रॉक है वो उसी पोजिशन में है। इंस्टेड मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द हीट एनर्जी। पर वही जो है, क्योंकि आपको गर्मी लगने लगती है तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई मस्कुलर एनर्जी, विच कॉज अवर बॉडी टू बिकम हॉट। और हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है उसकी वजह से। तो ये जो है आपका जो है, जब आप एक रॉक को पुश करते हैं, वॉल को पुश करते हैं, तो कौन एनर्जी क्या कहाँ गई वो एनर्जी? तो एनर्जी जो है आपकी बॉडी जो है हीट जो है प्रोड्यूस कर रही है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि वहां पर जो है कोई भी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आया नहीं था। तो यहाँ पर जो है बॉडी जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो मस्कुलर एनर्जी जो है आपकी किसमें? हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, ए सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स। एक घर में जो है 250 यूनिट आपके यहाँ भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल आता होगा। अगर आप बिल चेक करें एक बार, इस बार जब भी आए बिल आपका नेक्स्ट टाइम, तो आप उसमें चेक कीजिएगा कि उसमें यूनिट्स में दिया होता है बिल। अब यूनिट्स में क्यों दिया होता है वो इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो यूनिट्स, अब आप जो है एक जो है, अगर आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट के जो है आपकी मीनिंग क्या है, साथ ही साथ उसके प्राइस क्या है आपके यहाँ पर जो है आपके स्टेट में क्या प्राइस है। आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि प्राइस क्या चल रहे हैं आपके यहाँ, 1 यूनिट के लिए आप कितना चार्ज पे कर रहे हैं। तो ये जो है आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि आपको आगे भी सीखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ क्या प्राइस है, अदर स्टेट्स में क्या प्राइस है। तो इससे आपको थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज अवेयरनेस होगी, आपके अंदर आएगी कि आपके यहाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्राइस चल रहा है, कैसे होती है, 1 यूनिट के क्या कैसे चार्जेस ले रहे हैं, वो इतने ही चार्जेस क्यों ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो घर है उसमें 250 यूनिट्स जो है कंज्यूम हो रही हैं मंथ के अंदर। तो अब जो है मंथ के अंदर, अब एनर्जी इज द, अब इसे ही आपको जूल में बताना है कि कितने जूल एनर्जी यूज हुई। तो एनर्जी जो है कितने जूल यूज हुई। अब आपको पता होगा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, इक्वल होती है 1 किलोवाट के, किलोवाट आवर। 1 यूनिट क्या हुआ? 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर हो गया। देयरफॉर 1 किलोवाट आवर, अब उन्होंने जो है हमें यहाँ पे यूनिट्स दी हुई थी, कितनी यूनिट्स दी हुई थी? 250 यूनिट्स। तो हम जो है उसकी मल्टीप्लाई 250 यूनिट्स में कर देंगे। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर को जो दिया हुआ है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये यहाँ पे 6 गलत लिख गया था, इस पर ध्यान मत देना आप यहाँ पर ध्यान देना। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये 1 किलोवाट आवर को हमने लिखा। अब इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 यूनिट्स हमें निकालना है, 20 यूनिट्स में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, तो 20 यूनिट्स के लिए हम, यहाँ पर भी गलत हुआ है, तो 250 सॉरी 20 नहीं, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो अब जो है हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ठीक है जी, ये हमारा 250 यूनिट्स में कितने जूल एनर्जी जो है यूज हुई, वो हमारा आंसर आ गया। तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल यूज हुई। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे ये 10 की पावर 8 कैसे हो गई? चलो वो तो ठीक था कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल दी हुई थी। अब मल्टीप्लाई करके हमने 10 की पावर 8 कैसे ले गए? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 और साथ ही साथ 3.6 की,
मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मतलब डीप में जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि जो है बच्चे क्लियर समझ सकें। 6 0 आ गया, 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 और 7 आ गया हमारा, 0 0 0, 7 1 8 और 9। अब यहाँ पर क्योंकि एक पॉइंट था तो एक जीरो हट जाएगी तो 900। अब ये हमारा 900 था, 900 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 है तो 900 था। 900 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे क्लियर करते हैं पहले यहां से। नाइन हंड्रेड को जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 10 की पावर हमारी 6 है तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को हम उधर ले जाएं तो 10 की पावर ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 8। तो आप ये कैसे निकला है यही समझाने के लिए आपको बताया कि जो है हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 900 आ रहा था इसका आंसर। 900 को हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, और उसी से हमने 10 की पावर 8 बनाई। तो ये जो है अगर पूछता है आपसे कि जो इतने यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स को 250 यूनिट्स को हम जूल्स में किस तरीके से चेंज करें, तो जूल में कैसे चेंज करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और उसी की मल्टीप्लाई जितने भी यूनिट से की होगी वो आप कर देंगे और आप निकाल लेंगे कि एनर्जी में कितना जो है जूल्स हुआ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, इज रेज टू हाइट, उसकी हाइट भी बता दी कितने हाइट तक जो है रेज किया गया, 5 मीटर ग्राउंड से। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है उसकी आपसे, और इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर उसे नीचे गिरा जाता है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है और ये जो है ग्राउंड है, अब पूछ रहा है हाफ वे, जब वो बीच में होगा, बिल्कुल हाफ में होगा, तब उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर तो पूरा ही दिया हुआ है, हम खुद ही सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क डन बराबर mgh होता है, मास दिया हुआ है हमें 40 kg, ग्रेविटेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, और हमारी जो हाइट दी हुई है 5 दी हुई है, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम जो इसमें करेंगे तो 200 हो गया, 200 की 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताएं। करके बताएं आप, ये इतनी, अब तो जो है 9th क्लास में तो आपके लिए थोड़ा जो है कैलकुलेशन पे आपका जो है काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब मैथ्स में भी आप करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी रखिए, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा जो है 1980 जूल आंसर आ गया। ये हमारा जो है अभी आंसर आया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब वो काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तब क्या होगी जब ये आधे रास्ते में आ गया होगा, अगर ऊपर से गिरा जाए ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले जो है हमने 1960 जूल निकाल ली है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है हमने, जिसमें हाइट हमारी 5 मीटर दी हुई थी, मास हमारा 40 किलोग्राम दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड ले ली थी हमने। तो हमने कैलकुलेट किया तो 1960 जूल आ गया हमारा। अब जो है जब हमें निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी, देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी, आपको पता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जितनी होगी, लास्ट में जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जब स्पीड से नीचे अगर गिरा जाए, जब लास्ट में जो है ये सरफेस से टकराएगा, उस समय इसकी जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, वो इतनी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी, क्योंकि एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो अब हमें पता चल गया हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और वो भी आधे रास्ते तक जब वो आएगा, यानी कि हाफ में जब वो आएगा कितनी होगी। तो टोटल तो यही आने वाली है काइनेटिक एनर्जी। हम इसी को ही अगर हाफ कर देंगे, 1960 को अगर हाफ कर दें, यानी कि डिवाइड कर दें 2 से, तो यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि इसके मिड वे में होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 980 जूल। देखिए 980 जूल यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो यही जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि हाफ में होगी, मिड वे में होगी, हाफ वे में होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन किए आपने इसमें। क्या क्वेश्चन किए, अगर इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा क्लीन आपको समझने के लिए। यहां पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 40 किलोग्राम का जो है मास है, हाइट दी हुई है आपको, और यहां पर आपसे पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें आपने mgh किया। m गिवन था, g 9.8 लिया, हाइट आपने 5 मीटर ली, तो आपका जो है 1960 जूल आंसर आ गया। अब उसने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी आधे रास्ते में कितनी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से, ये ग्राउंड है मान लें, तो यहां पर गिरता है, तो इसके मिड वे में, यानी हाफ वे में, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी रहने वाली टोटल, उसी का ही हाफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि हाफ में रहने वाली है। तो हमारा 980 जो है जूल आपका आंसर आ गया था। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। तो इसका आंसर बताएं। पहले जो है हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखिए, जब कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के सामने जाएगी, बिल्कुल सामने, वर्टिकली सामने ही होगी, तो क्या वो जो है वर्क डन होगा, उससे वर्क डन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के चारों तरफ जो है सैटेलाइट मूव करती है, then at each point of its path the direction of the force of the gravity on the satellite along the radius is perpendicular। तो perpendicular होती है उसके बिल्कुल to the direction of the displacement के perpendicular। वो चल तो क्योंकि आगे रही होती है, पर उसकी डायरेक्शन देखें अर्थ से तो perpendicular होती है along the tangent, hence the work done on the satellite by the force of gravity is 0। तो यहां पर जो है जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो जो मूव कर रही है वो आगे कर रही है, और जो उसका जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो अर्थ से डायरेक्शन जो है उसकी परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर जो है वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ द ग्रेविटी जो है वहां पर 0 है। तो सैटेलाइट के द्वारा जो है वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे, जो घास फूस होती है इसको लेके जा रहा है। एक व्यक्ति 30 मिनट तक उसने अपने सर पर रखा और वो बहुत बुरी तरह थक गया। आप भी रख के देखें और जो है चेक करें। कुछ आप जो है नॉर्मल जैसे आटा आता होगा आपके यहाँ या कुछ भी सामान जो आप सर पे रखेंगे, उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद थकान होने लगेगी। तो अब पूछा गया है, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, उसने कोई काम किया या नहीं किया। अब जो है बच्चे जो हैं कहेंगे, जिसने भी ये सर पे रखा होगा इस तरीके से, कि सर बहुत थकान हो जाती है,
और थकान हो जाती है यानी कि हमने काम तो किया होगा, क्योंकि उसमें तो पसीना आ जाता है। अगर जैसे ट्रेन के आसपास आप कुली को देखते हैं, कुली क्या करता है, सर पे सामान रखता है और उसको जो है जहां भी आपको पहुंचाना हो वहां तक लेके जाता है। या अगर कुली भी नहीं किया हो, आपने खुद भी रखा हो, तो आपने जो है ऑब्जर्व किया होगा कि थकान हो जाती है, जैसे ये व्यक्ति थक गया, तो क्या इसने कोई काम किया? तो यहाँ पर जो है अभी हम इससे पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर कर आए हैं, जिसमें हमने जो है बात की थी इसी तरीके से डोंकी की बात की थी। डंकी ने क्या किया, सामान रखा हुआ था उसके बैग पर, तो उसने जो है वहां पर जो है वर्कडन हुआ। वर्कडन होने के लिए दो चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? एक तो फोर्स जरूरी है और दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। एक तो डिस्प्लेस हुआ हो और फोर्स हुआ हो। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, फोर्स जो है ये व्यक्ति आगे जा रहा है, फोर्स लग रहा है, पर डिस्प्लेस, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो उसी पोजीशन में है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फोर्स हो रहा है, इसी के कारण जो है यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यही जो है आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। इफ ए पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड, अपने हाथ सर पर रखता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द हेड डाउनवर्ड्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है जी। बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बंडल, और बंडल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि बंडल तो जो है सर पर ही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सर के ऊपर ही है, सर से जो है आगे उड़ के अपने आप नहीं गया है, तो यहीं पर ही है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसके अंदर इन द बंडल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि आगे है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, पर बंडल यहीं पर ही है, इसी वजह से बोल रहे हैं कि डिस्प्लेस नहीं हुआ है। डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो काम भी कोई नहीं हो रहा है। तो आगे से जो है बोले कुली या फिर अपने सर पर रखें सामान, और फिर बाद में आपकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा आपने साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है आपके सर से। ठीक है, तो थकान नहीं माननी है आपको, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया साइंस के अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। अब जो है हमने पावर की जो है आपने पढ़ा था लास्ट, पावर निकालने के लिए आपने पढ़ा था, जिसमें आपने किलोवाट आवर जो है उसकी यूनिट थी। अब यहाँ पे वॉट में दिया हुआ है, वॉट में दिया हुआ है, तो इसे किलोवाट में करने के लिए क्या होगा, किलोवाट में करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, इंटू आवर्स कितने हैं 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोवाट आवर हो जाएगा, 15 किलोवाट आवर हो जाएगा। ये हमारा 10 आवर्स में है, तो यही जो है। अब आगे चेक करें, पावर की जो होती है पावर निकालने के लिए वर्क डन कितना है और टाइम कितना है। वर्क डन कितना है, वर्क डन हमें दिया हुआ था 1500 वॉट, जिसे हमने किलोवाट में चेंज किया। किलोवाट में कैसे चेंज किया आपको बता ही दिया कि 1500 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो है जब 10 से आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 से 0 कट गई, तो 1.5 आ गया, 1.5 आ गया किलोवाट में। टाइम आपको दिया हुआ था आवर में दिया हुआ था, तो 10 आवर हो गया। अब यहाँ से वर्क डन जो है आपको निकालना था, तो आपको जो है दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 15 किलोवाट आवर आ गया। तो 15 किलोवाट आवर, यानी कि हम इसे 15 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं, 15 यूनिट्स भी, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के बराबर ही होती है 1 यूनिट, तो ये जो है इसके बराबर ही होती है। तो यहाँ पर जो है आपका 15 किलोवाट आवर आ जाएगा इसका आंसर। आपको कभी भी निकालना हो, यहाँ पर जो है वक्त दिया हो आपका वॉट में, और आवर्स में जो है आपका टाइम दिया हो, तो आप उसे किलोवाट में चेंज कर लेंगे। अगर किलोवाट में दिया हो तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पर पावर होगी।
नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जब आप इसे मूव करते हैं एक बार तो ये मूव होता रहता है, चलता रहता है और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो है ये फिर बीच में जो है लास्ट में जो है रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन द ड्रो अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ टू ऑसिलेट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पूछा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पूछा, अगर हमने स्टार्ट किया इसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊं तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई, इसके अंदर कुछ आई, पोटेंशियल एनर्जी जब ये मूव होगा तो यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, काइनेटिक फिर वहां पर रुक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर आएगी उसके अंदर, फिर यहाँ पर आएगा, तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और लास्ट में जाके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि इस पर जो है फोर्सेस भी लग रहे हैं बाहर से, जो है जो एयर में जो है इस पे फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से रुक जाएगा, क्योंकि ये स्पेस में नहीं है कि एक बार हमने मूव कर दिया तो ये चलता चला जाए। तो ये रुकने का कारण ये है। तो व्हाई डज द रेस्ट पोजीशन में क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी के लिए पूछा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, तो हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो है यहाँ पर जो है एनर्जी जो है चलती रहेगी। इसी तरीके से जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्व की, यहाँ पर दूर ले जाकर फिर छोड़ा, तो उसके बाद जो है लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक पॉइंट बी तक जाएगा। तो पॉइंट बी तक जाने में जो है जो भी इसकी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, फिर वहां पर फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी इवेंचुअली? इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एनर्जी चेंज होती जा रही है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में कभी काइनेटिक एनर्जी में। आइए इसका आंसर और भी क्लियर जान लेते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया है कि उसमें क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वो जो है कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यही होता है। तो अगर पेंडुलम जब मूव करता है पोजीशन पी से ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे, तो वो जो है एक हाइट अचीव करता है और इसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, और फिर वो जो है काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब ये मूव हो रहा है तो यहाँ से जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और यहाँ से फिर ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही बताया गया है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो हो जाती है जब ये लास्ट में पहुंचेगा, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी, एंड द बॉब पोजेस द ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। फिर जो है मूव करेगा पी से, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी, यही आपका प्रोसेस रिपीट होता रहता है पेंडुलम में ऑसिलेट होने में, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है प्रोसेस चलता रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है वो लॉस्ट नहीं हुई है पेंडुलम के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है सराउंडिंग्स के द्वारा, तो उसमें भी जो है एनर्जी जा रही है। और द टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम एंड द सराउंडिंग सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो यहाँ पर जो पेंडुलम में जो एनर्जी लग रही है वो, और उसके सराउंडिंग्स से जो एनर्जी लग रही है वो सब जो है कंजर्व हो रही है। तो यहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है कि वो जो है कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ना ही क्रिएट हो रही है, तो वो भी जो है यहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है। ये जो है पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की गई पहले, और लास्ट में कंजर्वेशन जो हो रहा है एनर्जी का जो है वो कहीं भी वायलेशन नहीं हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? v दी हुई है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसे रेस्ट पोजीशन में लाना है वापस, अगर रेस्ट पोजीशन में लेकर आना है, जिस जो है फोर्स है, ये जो है रिमोट है, अगर इस रिमोट को मैं फेंकूं कहीं पर, तो दूसरी तरफ से भी जिस व्यक्ति को इसे रोकना है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितने फोर्स से मैंने इसे फेंका है, तभी रोक पाएंगे। अगर उन्होंने कम फोर्स लगाया तो नहीं रोक पाएगा। तो इसी तरीके से जैसे अगर बॉल आप फुटबॉल पैर से मारते हैं तो उसी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको रोकने के लिए जितना जो है उसमें पहले फोर्स लगाया गया।
तो यहाँ पर वही पूछा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मास उसका इतना है, वेलोसिटी v है, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़े उस पे उसे रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो है उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना जो है मूव होने में लगा उसे, जितना उसमें पहले फोर्स लगा। यानी कि यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब इस पे हाफ एम वी स्क्वायर का ही अमाउंट का जो फोर्स है वो लगाया जाए या उतना ही वर्क किया जाए, तभी जो है ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में आएगा। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए उतना ही जो है अमाउंट का वर्क किया जाएगा, सेम अमाउंट का वर्क किया जाए जिससे वो रोक सकता है, तभी वो रेस्ट पोजीशन में आ सकता है। उतना ही अमाउंट का वर्क लगाया जाएगा, रिक्वायर्ड होगा जितना कि उसमें जो है पहले लगाया गया। अब सेम क्वेश्चन उसी तरीके से दिया है, देखिए इसमें जो है कार के बारे में दिया है। क्या है? कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार। 1500 किलोग्राम की कार है, वेलोसिटी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें जो है हम इन्हें पुट कर देंगे। हाफ मास कितना दिया हुआ है? 1500 इंटू आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है स्पीड। अब किलोमीटर पर आवर से आप जो है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में? करके बताएं कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई होती है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप इसे निकाल लेंगे और फिर इसे पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो एक चीज इसमें क्लियर कर रखें आप, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से करना है तो 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, 18/5 में करेंगे आप मल्टीप्लाई। ठीक है, दो चीज आप याद रखेंगे। जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे चेंज, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? मास हमारा 1500 किलोग्राम हो गया, वेलोसिटी हमारी 16 किलोमीटर पर आवर थी, जिसे हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 16 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। हाफ एम वी में हाफ के साथ मल्टीप्लाई, जो मास है वो 1500 हो गया। 60 इंटू 5/18 इंटू 2 किया है हमने। क्यों किया 2? क्योंकि स्क्वायर था, 2 नहीं है, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पर हमारा, तो स्क्वायर हो गया। तो अब जो है हमारा जो आंसर आएगा वो 20.8 इंटू 10⁴ जूल, ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो हमें जो है इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस कार को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो है आपका उसी तरीके क्वेश्चन था, इसमें जो है आपको न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो है कुछ जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, और डायरेक्शन भी दी हुई है यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट में जो है डायरेक्शन दी हुई है, एरो जो बने हुए हैं यहाँ पर। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। देखिए जब फोर्स जो है ऊपर लग रहा है और जो यहाँ पर जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर वर्क डन होगा, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। फिर यहाँ पर जो है फोर्स जो है आगे की तरफ है, फोर्स भी आगे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा वर्क डन, क्योंकि ये जो है जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव होगा आगे की तरफ। यहाँ पर फोर्स जो है साइड लग रहा है, वर्क डन जो है साइड हो रहा है। फोर्स और वर्क डन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि उसी साइड में जो है
फोर्स डिस्प्लेसमेंट की साइड में लग रहा है, यहाँ पर 0 होगा और वहां पर नेगेटिव होगा। तो ये आपकी 3 जो है स्टेटमेंट है जिसमें जो है बताया गया है। केस फर्स्ट में क्या हो रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक जो है परपेंडिकुलर थी टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो है वहां पर जो वर्क डन था वो 0 था। सेकंड में क्या हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो थी वो ब्लॉक के अंदर जो है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही थी, तो इसलिए वहां पर वर्क डन जो है पॉजिटिव था। थर्ड केस में क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है जो एक्ट कर रहा है ब्लॉक पर वो अपोजिट था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, जिसकी वजह से वहां पर जो है जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो रहा है। तो 3 जो है आपके केस थे जिसके बारे में आपने जाना, जिसमें आपने 0 वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, ये तीनों वर्क डन के बारे में देखा। फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। तो यहाँ पर जो है 10 आवर्स के अंदर जो है पावर दी हुई है और आपकी टाइम दिया हुआ है, तो एनर्जी बतानी है आपको कितनी जो है कंज्यूम हुई है। तो आपका जो फॉर्मूला था पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पर पावर दी हुई है पर वॉट में, पावर हमें किलोवाट में चेंज करनी है। किलोवाट में चेंज करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 0.50 आ जाएगी किलोवाट। ठीक है जी, तो पावर की जगह हमारा 0.50 आ गया। फिर हमें जो है एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो निकालनी है। टाइम है हमारा 10 आवर, तो अब जो है हमारा जो वर्क होगा वो आ जाएगा 0.50 इंटू 10, तो हमारा 0.5 सॉरी 5 किलोवाट आवर जो है हमारा एनर्जी आ गई 5 किलोवाट आवर। अब इसमें एक चीज और गिवन थी कि हमें जो है यहाँ पर 4 डिवाइसेस की निकालनी है। अब ये हमारा एक डिवाइस में जो है कितना कंज्यूम कर रही है एक डिवाइस, वो आ गई। तो अब 4 डिवाइसेस के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 किलोवाट आवर आ गया। ये हमारा 4 डिवाइसेस के लिए आ गया। तो कर क्या रहे थे हम इसमें जी, हम कर रहे थे इसमें पावर हमें गिवन थी वॉट में, तो हमने किलोवाट में चेंज की इसे। टाइम हमारा आवर में गिवन है, एनर्जी हमें निकालनी है। तो एनर्जी का जो पावर का आपको पता था, पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम जो हम वर्क में कर रहे हैं अपॉन टाइम आ गया था। तो अब हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, तो एनर्जी कंज्यूम को हम उधर लेकर गए, सॉरी टाइम को हम चेंज कर देंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम की। तो 0.50 आपने जो है निकाला था पावर और टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो 5 किलोवाट आवर आ गया आपका। एक डिवाइस का है, यहाँ पे 4 डिवाइस का निकलना था, तो आपने मल्टीप्लाई की, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 किलोवाट आवर आ गया। और इसे ही जो है 20 यूनिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपको बताया था 1 यूनिट बराबर होता है, क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, इसलिए वहां पर जो है लिखा है 20 यूनिट्स। क्लियर। हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसे नीचे गिरा जाए तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, क्योंकि जब ऊपर है ये ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो ये जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। पर जब ये छोड़ा जाएगा हाथ से नीचे जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। जब तक सरफेस पे पहुंचेगा तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जब ये ग्राउंड पर टच होगा उस टाइम में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वंस द ऑब्जेक्ट हिट्स हार्ड ग्राउंड, जब जो है ग्राउंड को टच होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, किस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ग्राउंड से टकराएगा तो उससे साउंड निकलेगी, तो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी।
फर्दर एंटायर एनर्जी इज लॉस्ट इन एनवायरमेंट, और जो अदर एनर्जी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी एनवायरमेंट के अंदर। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो डिफॉर्म द ग्राउंड विद द रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द ग्राउंड एंड द अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये भी डिपेंड करेगा कि वो जो है ऑब्जेक्ट क्या है, और वो जो है ग्राउंड किस, जो ग्राउंड का जो मटेरियल है जहां पर वो टच हो रहा है उसका नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा ये दोनों चीजें। तो ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी को होगा क्या कि वो जो है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है क्वेश्चन था, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारी क्लास थी वर्क एंड एनर्जी की। आगे भी इसी तरीके की क्लास देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ हमारी जो वीडियो हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।